आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम पार्ट 2 में पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। पहला पढ़े थे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, असहज ठोस और आणविक ठोस पढ़े थे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ परिभाषाएँ जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए ठोस अवस्था में। तो सबसे पहले आता है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों यूनिट सेल के नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो एक क्रिस्टल जालक कैसे रहेगा? ऐसे क्रिस्टल जालक बना है, ऐसे कोई भी क्रिस्टल जालक ऐसे बना है तो ये नियमित व्यवस्था में रहती है, नियमित व्यवस्था में रहती है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप इस परिभाषा को एग्ज़ाम में देख सकते हैं और अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों यूनिट सेल के नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा में आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें है इकाई कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं। तो इकाई कोशिका क्या है? इकाई से एक, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा तो देखते हैं क्या है। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहलाती है। त्रिविम आकाश का वह सरलतम, ये जो त्रिविम में बना है, जिसकी बारंबारता मतलब जिसकी बार बार पुनरावृत्ति, मतलब इसकी फिर ये हो रहा है, फिर इधर पुनरावृत्ति हो रहा है, फिर से इधर, जिसे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसे पुनरावृत्ति हो रही है, सरलतम रूप पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, इसे इकाई कोशिका कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है? क्रिस्टल जालक में कणों लैक्टिस पॉइंट मतलब जो जालक बिंदु है, क्रिस्टल जालक में कणों लैक्टिस पॉइंट के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। अब एकदम सरल भाषा समझते हैं कि ये कुछ क्रिस्टल का कण है, तो ये जो ग्रहण किए हैं, ये जो जगह बचे हैं और ये ग्रहण किए हैं जो जगह, इतने जो जगह ग्रहण किए हैं, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। देखिए परिभाषा से स्पष्ट होता है, क्रिस्टल जालक में कणों लैक्टिस पॉइंट के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, आप समझना अच्छे से। उसके बाद आता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इंग्लिश में समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी क्रिस्टल के किसी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य पड़ोसी संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है, उसके चारों तरफ और 4 आदमी खड़े हैं, तो यही इनके समन्वय संख्या कितना होंगे? 1 2 3 4। ये व्यक्ति के समन्वय संख्या कितने होंगे? 1 2 3 4। वैसे ही हम क्रिस्टल जालक में देखेंगे तो इसका समन्वय संख्या क्या है, इसका देखिए तो इसका समन्वय संख्या क्या है? 1 2, ये 2 समन्वय संख्या है इसके। यहाँ देखिए तो 1 2 इसका समन्वय संख्या है, यहाँ देखिए 1 2 समन्वय संख्या है, ठीक है। किसी क्रिस्टल के किसी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य पड़ोसी संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इतना ही बस लिखना है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे मैं बताना चाहूँगा, जो नीट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक या सिस्टम यूनिट सेल, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक या सिस्टम यूनिट सेल, इसे मैं एक ट्रिक दूंगा जिसे हम वीडी ट्रिक कहेंगे। हमारे चैनल का नाम टीचिंग बॉय वीडी है, तो वीडी ट्रिक के नाम से इसे जानेंगे। तो इसे आप याद रखना इतना को कि C2 हर MCTC, C2 हर MCTC 324 11 21, 324 11 21। आपको इतना ही याद रखना है। आपको और एकदम सरप्राइज टाइप का बहुत अच्छा एक याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी इस ट्रिक के माध्यम से। आप इसे रट लो पॉज करके वीडियो को। C2 हर MCTC 324 11 21, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आप पहले याद कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, अब ये जो टेबल है आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। C2 हर MCTC 324 11 21। अब याद करते हैं, चलो। C का क्यूबिक, T का टेट्रागोनल, O का रोर्थोहम्बिक, H का हेक्सागोनल, R का रोम्बिहेड्रल, M का मोनोक्लिनिक और T का ट्राइक्लिनिक, ठीक है। याद हो गया? आप ट्रिक को बस याद रखिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसमें यूनिट सेल के प्रकार। इसके यूनिट सेल किस प्रकार के हैं? तो क्यूबिक के 324 11 21, तो लाइन से है, तो 3 2, इसका ऑर्थोरोम्बिक का 4, हेक्सागोनल का 1 और ऑर्थोरोम्बिक का 1
और मोनोक्लिनिक का 2 और ट्राइक्लिनिक का 1। अब इसका अक्षीय लंबाई इसे आप याद करोगे कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, ऐसे याद रखना है आपको। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ये सबको याद रखना है। आप अच्छे से देख लीजिए टेबल को, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि क्यूबिक यूनिट्स है घनीय तंत्र कोशिका, घनीय तंत्र कोशिका। ठीक है, तो अब इसमें आता है 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम, बहुत हमारे लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम और नीट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? HCC, BCC, FCC, आपको शॉर्ट में नाम याद रखना है और फुल फॉर्म भी याद नाम रखना है। तो HCC का क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब बीसीसी का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आपको इंग्लिश में याद करा रहा हूँ, ज़्यादा बेटर आपको इंग्लिश में ही याद रखना। ठीक है, क्योंकि आप आगे चल के इंग्लिश में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो बीसीसी की क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसके बाद एफसीसी का क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इकाई कोशिका। ठीक है, अब इसका हिंदी नाम भी बता देता हूँ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी का हिंदी क्या होगा? सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल, इसका क्या होगा? सरल घनीय इकाई सेल इसका होगा। अब अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, बीसीसी का होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अंतः केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, यूनिट सेल का मतलब आप समझ जाओगे इकाई सेल। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद एफसीसी का क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसका क्या होगा? फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, या फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल इंग्लिश शब्द है, तो कोशिका भी लिख सकते हो, आपको भी आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद चलो इसकी डिटेल जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे दिया गया है, वहाँ आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे और तब आप थर्ड पार्ट में आइए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, आपको सरल भाषा में ही समझाया जा रहा है। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12th के स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, ये बहुत उनके लिए लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एससीसी सरल घनीय इकाई सेल, एससीसी पढ़ते हैं। पहले परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, परिभाषा क्या है? वे घनीय यूनिट सेल जिनके केवल कोणों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, कोणों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, सरल घनीय इकाई सेल कहलाते हैं। इनके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। आपको ये आगे चल के समझा रहा हूँ मैं कि एक परमाणु का योगदान कैसे होता है। सब पहले समझते हैं कि एससीसी सरल, एकदम सरल, सिंपल, सिंपल हो तो सरल, सरल बनेगा। जैसे ये बना है, ये क्यूबिक बना है और इसके केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सरल घनीय इकाई कोशिका कहते हैं, जिसके कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसका समझ आया? देख लीजिए। अब इसका देखते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या है? ये ऐसा बना है एक क्यूबिक, ये क्यूबिक बना है, इसके 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं सरल घनीय इकाई कोशिका में, तो इसमें 8 कोने हैं। ठीक है, परमाणु की संख्या कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 8 कोने हैं, 8। उसके बाद इसमें भाग कौन ले रहा है? 1 भाग ले रहा है, ये 1 भाग, 1/8। ठीक है, तो 8 भाग है तो 1 भाग लेंगे, तो इसे गुना करेंगे तो ये 8 कट जाएगा और 1 ही बचेगा, तो इसमें परमाणु की संख्या कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, ठीक है जी, समझ आया? उसके बाद इसमें समन्वय संख्या, समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें समन्वय संख्या कितना है? तो जब इसे हम 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें 6 इसके समन्वय संख्या होते हैं, इसमें 6 समन्वय संख्या होते हैं। अब संकुचन क्षमता क्या है? संकुचन क्षमता है इसका घेरा हुआ स्थान, कितना घेरा हुआ है इसका स्थान? तो 52% घेरा हुआ है। ठीक है, आपको इसका त्रिज्या भी ज्ञात करना है कि D = A, D = 2R, 2R बराबर D, तो R बराबर A/2। और A क्या है? कोर की लंबाई, कोर की लंबाई है, और D क्या है? परमाणु व्यास है D, और परमाणु त्रिज्या R है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि एससीसी क्या है, सरल घनीय इकाई सेल क्या है, तो आप इसे इतना ही लिख के आप पूरा नंबर पा सकते हैं। अब उससे अब आगे आते हैं हम, अब पढ़ेंगे अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आते हैं अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल का, तो बीसीसी अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका या सेल। ठीक है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आ रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। चलो अब पढ़ते हैं, आप नोट्स भी साथ ही साथ बनाते जाइए, आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप अब इसका परिभाषा कैसे देंगे? वे घनीय यूनिट सेल जिनके कोणों के अतिरिक्त
जिनके कोणों के अतिरिक्त, उसमें क्या था, कोण में ही इसके कोणों के अतिरिक्त केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है, केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है। इसका निर्माण में 2 परमाणुओं का योगदान होता है। ठीक है, तो ये इसमें कोणों के अतिरिक्त, ये कोणों के अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित है, केंद्र पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये एक क्यूबिक है जी। आप परिभाषा आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, जिनके जिनके कोणों के अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है, केंद्र पर। ठीक है, इसमें और इसका निर्माण में 2 परमाणु का योगदान होता है, 2 परमाणु का योगदान होता है। तो कैसे कैसे होता है, परमाणु की संख्या देखें, ये 8 कोणों पर परमाणु है और एक केंद्र पर है, ये केंद्र पर है, तो एक इसका 1/8 होता है। ठीक है, और इसका 1 गुणित 1, क्योंकि केंद्र पर एक ही है तो 1 गुणित 1, तो ये 8 कट जाएगा और क्या क्या बचा जी, 1 धन 1, तो क्या हुआ, बराबर 2, तो 2 परमाणु का योगदान हुआ। ठीक है जी। अब उसके आगे इसका समन्वय संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका समन्वय संख्या 8 है। इसके 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 8 होता है। ठीक है, और इसका संकुचन क्षमता क्या है, इसका घेरा गया स्थान 68%, 68%। ठीक है, आप देख लीजिए, आप नोट से भी बना सकते हैं अच्छे से इसे देख के। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BCC का देखें, जो हम लोग अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल पढ़े हैं, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, उसका परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख लीजिए, D=A करणी 3/2, D=8.686 A, इसे हम करणी 3/2 इतना होता है, इसके 0.86 के बराबर होता है। D=0.86 A, तो D=2R होता है, तो 2R ये रख सकते हैं हम, और ऐसे मान आ सकता है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं FCC कैसे जी, FCC इसका तीसरा भाग है ये, FCC तीसरा, तो तीसरा का पढ़ते हैं, चलो क्या होता है। FCC क्या है, फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, ठीक है, आप नोट से भी करते चलिए और याद भी करते जाए, समझते भी जाइए, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद परिभाषा देखते हैं FCC का। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका का परिभाषा देखते हैं। वे घनीय यूनिट सेल जिसके कोणों के अतिरिक्त, इसमें फिर अब इसमें कोणों के अतिरिक्त आ गया, कोणों के अतिरिक्त फलक केंद्रों पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं। फलक केंद्र, ये फलक केंद्र है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फलक केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल कहलाते हैं, FCC कहलाते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। इनके निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है, इसके निर्माण में 4 परमाणु का योगदान होता है। कैसे कैसे होता है देखते हैं। तो ये कैसे हुआ, देखो परिभाषा से, कि इसके कोणों के अतिरिक्त, ये कोणों के, ये कोण है जी 8 कोणों के अतिरिक्त फलक केंद्र, यहाँ 1 2 3, इधर आगे का, इधर पीछे का, इधर ये 6 फलक केंद्रों पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसे हम फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। अब चलो परमाणु की संख्या देखते हैं। परमाणु की संख्या, इसमें इसके कोने वाले पर 8 रहेगा, जो 1/8 भाग होता है, और इधर का फलक केंद्र पर है 6 फलकों पर है, 6 ठो है, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1/2, इसका 1/2 भाग जाता है निर्माण में। ठीक है, 1/2, तो 1/2 से गुना करेंगे तो 8 कट जाएगा, और 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, 1 + 3, तो =4, तो 4 परमाणु का योगदान होता है। और इसका समन्वय संख्या देखें, तो समन्वय संख्या क्या होगा, 12 होगा। इसमें सहयोग करने वाले जो कण हैं वो 12 हैं, 12 कण हैं। ठीक है, और संकुचन क्षमता क्या है, 74% है। इसका जो घेरे हुए स्थान है वो 74% है। अब चलिए इसकी त्रिज्या देखते हैं क्या क्या होती है। D=A अपान करणी 2 होता है, तो 1/करणी 2 का मान इतना होता है 0.0707, तो D=A गुणित हम लेते हैं कोर। ठीक है, A, उसके बाद 0.707। ठीक है, और उसके बाद 2R लेंगे, त्रिज्या लेंगे 2 ठो, जब ऐसे बनेगा तो ऐसा 2 ठो त्रिज्या लेंगे ना, ऐसे R। ठीक है, तो A × 0.707, और R इसके बटे में करेंगे, उसके बाद 2R करेंगे, फिर लेंगे, उसके बाद R A/2 करणी 2 होगा, और A 2 करणी 2R होगा, और 2R ये मार रखेंगे, और 2R 2 में इसके गुना, और उसके बाद भाग करेंगे, और उसके बाद R = 0.35 A।
कोर याद रहेगा। आपको अधिकतर यही को याद रखना रहेगा, पूरा याद नहीं रखना होगा। इसी को मतलब तीनों का, FCC, BCC, SCC का, ये सब याद रखना होगा। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब देखते हैं। घनत्व, घनत्व क्या होता है जी? ठीक है, चलो पढ़ते हैं घनत्व क्या होता है। परिभाषा देखें, क्रिस्टल के यूनिट सेल, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका, यूनिट सेल मतलब इकाई कोशिका, क्रिस्टल के इकाई कोशिका का घनत्व उस क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात हो तो यूनिट सेल का प्रकार, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु भार आदि की गणना की जा सकती है। अगर हमें घनत्व ज्ञात है तो जो इकाई कोशिका के प्रकार ज्ञात कर सकते हैं और परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसका आपको इसका सूत्र ही याद रखना होगा। इसका हम न्यूमेरिकल भी करेंगे अगले पार्ट में कि न्यूमेरिकल क्या क्या है। चलो देखते हैं कैसे उत्पन्न होता है घनत्व। D = W/V, घनत्व बराबर क्या होता है? ठीक है, W/V, W बराबर AV और W अनुक्रमानुपाती V होता है। तो W क्या है? द्रव्यमान है जी, और V क्या है? आयतन। तो द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती V मतलब द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती आयतन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अब अतः यूनिट सेल का घनत्व D, अब यूनिट सेल का निकालना है हमको, यूनिट सेल का, तो D = यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। यही में यूनिट सेल का निकालना है। तो ठीक है, यूनिट सेल का घनत्व और यूनिट सेल का द्रव्यमान और यूनिट सेल का आयतन। अब लेते हैं हम यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान जानेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या की, यूनिट सेल में कितने परमाणु की संख्या है, एक यूनिट सेल में कितने परमाणु की संख्या है, Z से दर्शाते हैं उसे, गुणित एक परमाणु का योगदान, उसके एक परमाणु का योगदान। ठीक है, उसके बाद एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर परमाणु भार m बटे एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो संख्या क्या होता है जी? 6.023 गुणित 10⁻⁻23। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या होती है ये। ठीक है, तो एवोगैड्रो संख्या Na से दर्शाते हैं और परमाणु भार को m से दर्शाते हैं। उसके बाद अतः यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा? Zm, अब परमाणु की संख्या Z, ठीक है, और m इसके द्रव्यमान परमाणु भार और n एवोगैड्रो संख्या। तो घनी यूनिट सेल का यूनिट सेल का आयतन, घनी यूनिट सेल का आयतन तो क्या होगा? A × A × A, एक कोर लंबाई है। ठीक है, तो A3 होगी। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, इसका समीकरण 1 में, एक कौन सा है जी? ये वाला है। ठीक है, अब चलो मान रखते हैं, क्या क्या होगा? D = Zm/A3n × Na। घनत्व D, घनत्व को क्या से दर्शाते हैं? D से दर्शाते हैं। कि इकाई, इसकी इकाई क्या होगी? ग्राम प्रति सेंटीमीटर त्रिघात। ठीक है, CGS पद्धति में लिखते हैं, CGS पद्धति में। एक बार और देख लो आप, अच्छे से कन्वर्ट किए हैं जी यहाँ पर। और आपको अधिकतर यही को याद रखना होगा कि ये और इसकी इकाई मेन रहता है। और ये सूत्र आपको जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आप इसे समझ आ जाएगा। अगले पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करा देंगे घनत्व संबंधित। ठीक है, देख लीजिए, ये है। आपको एक बार और दिखा देते हैं, हम नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अधिकतर से अधिकतर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए टीचिंग बॉय VD को। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है भाई, देख लीजिए, आपको सरल भाषा में समझाया गया है। ठीक है, आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये फिर थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। आपको सभी प्रकार के मटेरियल दिए जाएंगे, आपको PDF भी कन्वर्ट कराए जाएंगे नोट्स के। ठीक है, थैंक यू।